नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के दिन आपको अपने साथ एक सब्जेक्ट लेके जाना होगा जिसकी एज 15 साल से कम हो, या इस तरीके से समझ लें कि हाई स्कूल लेवल का स्टूडेंट आपके साथ सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। और आप साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में आपके पास जो आपके सिलेबस में 3 टेस्ट और 3 एक्सपेरिमेंट हैं, उन्हीं में से आप टास्क आपको मिलेगा, यानी कि आप पर्ची निकालेंगे या हो सकता है कि कॉपी पे स्लिप चिपकी हो, और आप उनमें से जो कॉपी निकालेंगे उसमें से जो भी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा वो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंडक्ट करना होगा। और उसके बाद से फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको पूरा लिखना होगा, और उसके बाद से फिर लास्ट में आपका उसी प्रैक्टिकल के ऊपर या साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के ऊपर आपका वाइवा होगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि जो आपने प्रैक्टिकल किए हैं उन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर जाइए, बिल्कुल भी प्रेशर में ना जाइए। प्रेशर में जाने से एग्ज़ाम और भी गड़बड़ हो जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रैक्टिकल की जो डेट डिसाइड की है वो 6 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर अपना डेट भी पता कर सकते हैं और पहले से तैयारी कर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। एग्ज़ामिनर आपसे इसमें कुछ सामान्य प्रश्न पूछता है और कुछ आपके जो टास्क मिला होता है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है। तो मैंने भी इसी को 2 भागों में बांटा है और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो सामान्य प्रश्न और विशिष्ट प्रश्न, यानी कि उस प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रयोग एवं परीक्षण में अंतर। तो आपके सिलेबस में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और टेस्ट दोनों है। तो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर है, ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है वैधता। वैधता से आप क्या समझते हैं? साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में वैलिडिटी का क्या इम्पोर्टेंट है, या वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाता है। अक्सर बच्चे सिम कार्ड के वैलिडिटी से रिलेट करके बता देते हैं, जो कि गलत होता है। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करके जाइए कि वैलिडिटी यानी कि जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को हम असेस करने के लिए टूल बना रहे हैं, वो कितना अधिक उस चीज़ को असेस कर रहा है, वो उसकी वैलिडिटी होती है। फिर आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, किसी टेस्ट की विश्वसनीयता क्या होती है। तो स्कोर की कितनी कंसिस्टेंसी है, इसके बारे में विश्वसनीयता बताता है। और यह हम ये कह सकते हैं कि किसी टेस्ट को अगर हम बार बार एडमिनिस्टर करें तो उसका रिज़ल्ट लगभग वही आएगा, तो वो विश्वसनीयता हो जाएगी। मानक क्या होते हैं, किसी भी टेस्ट के मानक क्या होते हैं, उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता, या जो उसके नाम निर्धारित किए गए हैं वो उसकी मानक होते हैं। इसमें देखिए, वैधता के लिए भी कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है, विश्वसनीयता के लिए कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो आप उसको एग्जाम्पल लेकर भी बता सकते हैं कि वैधता क्या होगी, विश्वसनीयता क्या होगी। फिर प्रतिशतांक, परसेंटाइल, क्योंकि आपके सिलेबस में SPM में परसेंटाइल निकालते हैं आप, PSSHI में परसेंटाइल निकालते हैं। तो उससे परसेंटाइल, और परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल एक पोजीशन बताता है, और परसेंटाइल किस तरीके से निकाला जाता है, परसेंटाइल कितना हो सकता है, ये पूरा इसमें प्रश्न में पूछा जा सकता है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र चर, आप प्रयोग आपके सिलेबस में है, एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें स्वतंत्र चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें कि हम जोड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और आश्रित चर जिस पर कि हम स्वतंत्र चर का प्रभाव देखते हैं। तो ये भी पूछा सकता है, और स्पेसिफिकली करके कि आप जो प्रयोग कर पाए हैं उस प्रयोग में कि इसमें स्वतंत्र चर क्या होगा, आश्रित चर क्या होगा, वो भी आपको
बताना होगा। फिर है उद्दीपक शब्द, स्टिमुलाई वर्ड। तो आप जो प्रयोग करेंगे, चाहे फैट हो चाहे पेयर्ड एसोसिएशन हो, दोनों में आपको उद्दीपक शब्द बताने होंगे कि इसमें कौन से उद्दीपक शब्द हैं, और आपने किया है तो आप आराम से बता सकते हैं। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या है, पावर टेस्ट क्या है? गति टेस्ट और सामर्थ्य परीक्षण। तो स्पीड टेस्ट जिसमें टाइम बाउंड होता है, पावर टेस्ट जिसमें कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, उसमें समय का कोई बाउंडेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो आपके सिलेबस में या आपके जो टेस्ट में है, उसमें आपका एसपीएम जो है वो पावर टेस्ट है, तो पूछा जा सकता है कि किसी एक पावर टेस्ट का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से कल्चर फ्री टेस्ट का भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो भी आपको पता होना चाहिए। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में क्या अंतर है, वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर है। तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि अगर हम जो टेस्ट एक व्यक्ति के ऊपर एक साथ कर सकते हैं, एक बार में एक व्यक्ति के ऊपर ही कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल है, और जिसमें हम एक साथ कई बच्चों के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, वो सामूहिक है। पेपर पेंसिल टेस्ट भी पूछा जाता है, कल्चर फ्री टेस्ट भी पूछा जाता है। कल्चर फ्री टेस्ट यानी कि जिसमें कि किसी संस्कृति का प्रभाव ना हो। ये सारी चीज़ें आपके जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस में कितने प्रयोग और परीक्षण हैं? तो आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में 3 प्रयोग और 3 परीक्षण हैं। तीनों के नाम पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं कि आपके जो 3 टेस्ट हैं उनके नाम बताइए। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो टेस्ट हैं वो टेस्ट में याद करके जाइए, जो प्रयोग हैं वो प्रयोग में याद करके जाइए। और वहाँ बताते इसमें आप ध्यान रखिए कि जब टेस्ट पूछा जाए तो टेस्ट ही बताइए, प्रयोग पूछा जाए तो प्रयोग बताइए। और प्रयोग और टेस्ट के नाम अच्छे से याद करके जाइए। एसपीएम को बच्चे अक्सर बुद्धि वाला परीक्षण कह देते हैं, व्यक्तिक एचएसपीक्यू को व्यक्तित्व वाला परीक्षण कह देते हैं, तो जो गलत होगा आपको सही से उसका नाम बताना होगा। और हो सकता है कि एसपीएम के आगे उसका फुल फॉर्म भी पूछें, तो आपको वो भी बताना होगा कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसको किसने बनाया है, जैसे रेवेंस ने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस कुछ जनरल क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। अब आता है हर एक प्रयोग से संबंधित या टेस्ट से संबंधित प्रश्न। तो पहला है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, एसपीएम। तो इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है रेवेंस ने, जेसी रेवेंस ने। तो उन्होंने 3 प्रयोग बनाए, 3 परीक्षण बनाए हैं इसी पे, एपीएम, एसपीएम और सीपीएम। तो आपके सिलेबस में है एसपीएम, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें अगर ये टेस्ट आपको मिलता है तो इसमें विशेष करके ये प्रश्न कॉमन है जो पूछे जाते हैं। इसमें भी पूछा जाए कि इसमें कितने आइटम हैं, कितने भाग हैं। तो 5 भाग हैं, 5 भाग में हर भाग में 12 आइटम हैं, तो इस तरीके से 60 आइटम हो जाते हैं। बुद्धि की परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेके, जैसे कि वेसलर का नाम लेके कि वेसलर की बुद्धि की परिभाषा बताइए, या आपको जो अच्छे से याद है आप उसकी बुद्धि की परिभाषा बताइए। तो कम से कम आप 2 या 3 परिभाषाएं याद करके जाइए और उसको अच्छे से बता लीजिए। अक्सर होता है कि बच्चे बुद्धि बैचलर की बताते जा रहे हैं, तो एग्जामिनर भी कहता है कि चलो अब तुम कोई दूसरी परिभाषा बताओ, तो आपको किसी दूसरे की भी परिभाषा याद होनी चाहिए। आईक्यू का सूत्र क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अक्सर ये पूछा जाता है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि किसने दिया है? यल थॉर्नडाइक ने दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यल थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। या जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको लिखवाया गया है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता लेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के एक कार के सिद्धांत, द्विकार के सिद्धांत, बहुकार के सिद्धांत, गिलफर्ड का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप उसमें अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि एक कार के सिद्धांत क्या है, द्विकार के सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गिलफर्ड का सिद्धांत, त्रिविमी सिद्धांत क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
एसपीएम परीक्षण को किसने बनाया है? तो अभी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि एसपीएम यानी कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, उसको बनाया किसने है? जेसी रेवेंस ने। संस्कृत मुक्त परीक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो संस्कृत मुक्त परीक्षण, जिसमें कि आप संस्कृत की आप परिभाषा समझ कर आपको याद है तो आप समझ लेंगे कि संस्कृत मुक्त परीक्षण कौन सा होगा, जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, पहनावे का प्रयोग ना हो। तो यहाँ पर हम परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, तो आपका एक जो आप एसपीएम है वो संस्कृत मुक्त परीक्षण होगा। ये संस्कृत मुक्त परीक्षण भी है और ये पावर टेस्ट भी है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। आपने किया है तो आपको मालूम है कि ABCDE आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनता स्तर बढ़ता जाएगा। फिर इस परीक्षण से संबंधित जनरल चीज़ें या इस परीक्षण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जिसे पूछ सकता है कि आपने इसके लिए प्रारंभिक तैयारी क्या की, इस परीक्षण के लिए क्या क्या सावधानियां रखीं, इस परीक्षण के लिए कौन से निर्देश आपने दिए जिससे कि आपका सब्जेक्ट इस परीक्षण को खूब अच्छे ढंग से कर लिया, और इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ये हर टेस्ट और हर प्रयोग के लिए आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपने एक फाइल तैयार की है, आपने सब में लिखा है प्रारंभिक तैयारी, सावधानियाँ, निर्देश, परिणाम, परिणामों की व्याख्या और शैक्षिक निहितार्थ। तो ये इसमें से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आपको एसपीएम मिला है तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है HSPQ हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर। आपके सिलेबस में 14 PF है। 14 PF यानी कि 14 पर्सनालिटी फैक्टर। इसमें पहला जनरल क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। तो व्यक्तित्व की परिभाषा में ऑलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। उन्होंने ये अपनी परिभाषा में करेक्शन किया है। पहले 1936 में दिया था, उसके बाद 39 में दिया था, फिर उसको करेक्शन करके उन्होंने 1961 में उसी परिभाषा में करेक्शन किया था। तो आपको दोनों परिभाषाएं उनकी खुद की याद होनी चाहिए और कैटेल की भी याद होनी चाहिए। एक दो और परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए। फिर HSPQ परीक्षण को किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? कैटेल ने बनाया है। और इनके दो परीक्षण हैं इसी पे, एक 14 PF, दूसरा 16 PF। तो आपके सिलेबस में 14 PF है। शेल्डन एवं क्रेसमैन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए। व्यक्तित्व के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रकार किसने बताया है? ह्यूजिंग ने बताया, आपको पता होना चाहिए। व्यक्तित्व मापन में आविष्कार का तकनीक का उदाहरण दीजिए। तो आपका जो HSPQ है वो आविष्कार का या इन्वेंट्री का एक एग्जाम्पल है। मिनीसोटा का भी है और HSPQ भी आविष्कार का या इन्वेंट्री का एग्जाम्पल है। फिर व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी तकनीक हैं? ये भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ आप HSPQ के तो उसी के बारे में नहीं पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि इसके कौन कौन से हैं तकनीक। तो आपका एक तो हो गया इन्वेंट्री, दूसरा हो गया प्रोजेक्टिव, तीसरा हो गया ऑब्जर्वेशन। तो जो आपका इन्वेंट्री है उसका एग्जांपल तो HSPQ हो गया। जो प्रोजेक्टिव है उसमें भी रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, टैट, कैट, इस तरीके के परीक्षण हैं। तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि रोसार्क में कितने कार्ड यूज़ होते हैं, टैट में कितने कार्ड यूज़ होते हैं और किस पे कितना प्रयोग किया जाता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। इन प्रयोगों को बनाया किसने है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप चूँकि HSPQ करेंगे तो उसमें स्टेन स्कोर का प्रयोग किया जाता है, रॉय स्कोर का प्रयोग किया जाता है। रॉय स्कोर किसकी सहायता से निकालते हैं? स्टेंसिल की सहायता से निकालते हैं। स्टेन स्कोर क्या होता है? स्टैंडर्ड 10 स्कोर, यानी कि रॉय स्कोर कोई भी हो हम उसको स्टेन स्कोर में कन्वर्जन टेबल के द्वारा चेंज करते हैं और वो 1 से लेकर 10 तक ही होता है। फिर उसके बाद से फिर वही आ जाएगा इसका जनरल का कि HSPQ परीक्षण के लिए प्रारंभिक तैयारी कैसे क्या किया आपने, सावधानियां क्या रखी, निर्देश आपने उसको किस तरीके से दिए कि आपका टेस्ट को अच्छे ढंग से सब्जेक्ट ने कर दिया, और उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपने फाइल कंप्लीट की है, आपने प्रयोग ये परीक्षण किया है तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट आता है आपका PSSHI पालसाने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। इसमें जो पालसाने एंड शर्मा हैं इनका पूरा नाम भी पूछा सकता है। तो पालसाने का पूरा नाम है MN पालसाने और शर्मा का पूरा नाम है अनुराधा शर्मा। तो पूछा सकता है कि इसमें पालसाने और शर्मा कौन है, तो दोनों के आप नाम पूरा
बता सकते हैं। तो इस परीक्षण को किसने बनाया है? तो नेचुरल सी बात है कि पलसाने एंड शर्मा के नाम पर ही है, तो एम.एन. पलसाने एंड अनुराधा शर्मा ने बनाया है। फिर इसमें भी आप प्रतिशतांक निकालते हैं तो पूछ सकते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है, ये क्या बताता है, किस तरीके से परसेंटाइल निकालते हैं, मैक्सिमम परसेंटाइल कितनी हो सकती है, ये पूछा जा सकता है। अध्ययन आदत से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस परीक्षण में स्कोरिंग कैसे की जाती है, या आपने इसमें स्कोरिंग कैसे की, ये पूछा जाएगा। इस परीक्षण में कितने अध्ययन आदत के क्षेत्र की बात कही गई है? तो 8 क्षेत्र हैं, तो आपको 8 के नाम पता होने चाहिए। और फिर इसमें भी वही आ जाएगा कि परीक्षण के लिए जो प्रारंभिक तैयारी है, सावधानियां, निर्देश और शैक्षिक निहितार्थ, कि इस परीक्षण के लिए आपने प्रारंभिक तैयारी क्या की, कौन कौन सी सावधानियां रखी, कैसे आपने निर्देश दिए कि सब्जेक्ट ने इस परीक्षण को ठीक ढंग से कर लिया, और क्या इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। कभी कभी इस तरीके से नहीं पूछता है कि आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उस तरीके से सुझाव में ही आ जाते हैं। अब हम आते हैं प्रयोग की तरफ। तो पहला प्रयोग है फैट फ्री एसोसिएशन टेस्ट। ये एक प्रयोग है। तो इसमें पहले पूछ सकते हैं कि इसमें जो सूची प्रयोग की गई है वो किसने बनाई है। तो इसमें जो आपके सिलेबस में यूज़ किया जाता है वो कैंट रोजनेफ की सूची है, जिसमें कि 100 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जामिनर कह देता है कि 100 शब्दों पे नहीं, आप सिर्फ 50 शब्दों पर ही प्रयोग करिए और 50 शब्दों के आधार पर ही अपना रिजल्ट निकालिए। तो आप इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आपके एग्जामिनर 50 शब्द कह रहे हैं तो 50 पे ही करिएगा, 100 पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। उद्दीपक शब्द किसे कहते हैं? स्टिमुलाई वर्ड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप वर्ड बोल रहे हैं वो स्टिमुलाई वर्ड है और उसके आधार पर रिस्पॉन्स आता है। स्वतंत्र चर इसमें क्या होगा? स्टिमुलाई वर्ड है। जो आप 100 की लिस्ट है वो स्वतंत्र चर है, क्योंकि हम इसमें बदल सकते हैं। आश्रित चर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सहचर के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप इन्हीं नियमों को निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर इस प्रयोग में नियम किस तरीके से निकाला जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स के आधार पर हम नियम निकालते हैं और उनसे पूछते हैं कि रिस्पॉन्स आपने किस तरीके से दिया, उसके आधार पर भी नियम निकालने का तरीका बदल सकता है। सिमिलरिटी का नियम अगर है तो समान, अगर आ रहा है तो समान, लेकिन अगर उसने रिस्पॉन्स आपने स्टेटमेंट उसका लिया कि आपने क्यों बताया, तो उस पे आधार पे उसका नियम बदल भी सकता है। और फिर इसके आधार पे फैट के लिए जो प्रारंभिक तैयारी, आपने क्या प्रारंभिक तैयारी की, क्या सावधानियां रखी, क्या निर्देश आपने दिए, और शैक्षिक निहितार्थ इसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है युग्मित सहचार विधि द्वारा स्मरण। तो इसमें स्मरण का है तो स्मृति की परिभाषा, स्मृति के प्रकार, इस प्रयोग में स्वतंत्र चर कौन से होंगे, कार्ड में जो आपने शब्द यूज़ किए हैं वो स्वतंत्र चर होगा, और आश्रित चर उसकी मेमोरी होगी कि वो किस तरीके से एसोसिएट करता है, याद करता है। इसको करने का विधि क्या है, किस तरीके से आप कार्ड दिखाते हैं, तो वो पूछा जाएगा आपसे। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कैसे किया आपने, तो आप बताएंगे कि 1 बाय 1 कार्ड हम दिखाते गए दोनों साइड में, और फिर बाद में एक कार्ड दिखाया और पूछा कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा। तो इस तरीके से आपको पूरी विधि भी पता होनी चाहिए, और चूँकि आप करेंगे तो आपको पता होगी, आपको सिर्फ बताना होगा, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपने किस तरीके से कार्ड का प्रयोग किया, ये पूछा सकता है। युग्मित सहचर के लिए प्रारंभिक तैयारी, सावधानियां, निर्देश एवं शैक्षिक निहितार्थ, ये सभी के लिए आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कार्ड का साइज भी पूछ सकते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग या लर्निंग बाय मिरर। सॉरी, मिरर ड्राइंग यहाँ पे छूट गया है, मिरर ड्राइंग है DRAWING। दर्पण आरेख द्वारा अधिगम का स्थानांतरण। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा बताइए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो है वो। फिर अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पूछा जा सकता है। इस प्रयोग के लिए स्वतंत्र चर क्या हैं, इस प्रयोग के लिए आश्रित चर क्या हैं, इस प्रयोग को करने की विधि आपने किस तरीके से किया, पहले लेफ्ट हैंड से, फिर राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, और शीशे में देखकर किस तरीके से किया। इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी थी, और फिर
इस प्रयोग के लिए प्रारंभिक तैयारी आपने क्या की, क्या सावधानियां रखी, क्या निर्देश रखे और क्या क्या कैसे निर्देश दिए कि इस प्रयोग को सब्जेक्ट ने अच्छे ढंग से कर लिया। शैक्षिक निहितार्थ, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपने जो, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपने जो फाइल तैयार की उस फाइल को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो आप आराम से अपना प्रैक्टिकल और वाइवा अच्छे से दे सकते हैं, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको आपका प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल का वाइवा अच्छे से बीतेगा, आप अच्छे से प्रैक्टिकल का वाइवा दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।